आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ है और विशेष तौर से जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है वहाँ से जुड़ा हुआ है। हर रविवार को 10 बजे हम आपसे मुलाकात करते हैं एक प्रश्न को लेकर के, और ये प्रश्न आपके सिलेबस के एक यूनिट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक यूनिट पर हम आपसे बात कर चुके हैं, आज दूसरी यूनिट के किसी प्रश्न पर बात करेंगे। जैसे ये कार्यक्रम हम पहले से आपको बता चुके हैं किस प्रकार से होगा। आपको सबसे पहले इसी चैनल पर हम आपको यूनिट का जो भी है यूनिट 1, 2, 3 उसका सिलेबस हम आपको देंगे, और सिलेबस जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो आप उसको देख लेंगे। उसमें विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का भी हम उल्लेख करते हैं, उनको देख लेंगे। और आप लोग एक नंबर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उस पर अपना व्हाट्सएप करेंगे। जिस प्रश्न की आप फ्रेमिंग कराना चाहते हैं इस क्लास में, वह प्रश्न हम यहाँ लेंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, इसलिए हम समस्त प्रश्नों में एक ही प्रश्न को चुनेंगे और उसकी फ्रेमिंग यहाँ बनाएंगे। आज का जो प्रश्न है वो यूनिट 2 से जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो आपका सिलेबस है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 2 से जुड़ा हुआ है। सिलेबस पहले हम आपको बता चुके हैं, और वो प्रश्न जो हमने सेलेक्ट किया है वो एमपी से एक छात्रा है रश्मि तिवारी, उन्होंने ये प्रश्न हमें भेजा है, जिज्ञासा व्यक्त की है कि सर इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ये आप इस कार्यक्रम में शामिल करें। आगे आप भी जो छात्र इच्छुक हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ें, और जो भी आगे की यूनिट आते जाएंगे उन पर आप अपने प्रश्न लिख करके भेजिए, और उनमें से जो अच्छा प्रश्न हमें लगेगा एक प्रश्न का हम चुनाव करेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे कि उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। उत्तर लेखन कार्यक्रम है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, यूपीएससी मेन से जुड़ा हुआ है। अब आज का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो प्रश्न है वो है मध्य भारत और दक्कन में, मध्य भारत और दक्कन में गैर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों की जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राग से आद्य ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है। इंग्लिश वर्जन भी आप देख लें। हिंदी माध्यम के छात्रों को हमारी सलाह होती है कि वो इंग्लिश में भी जो आपका प्रश्न आता है उसको आप देख लें। कैसे ट्रांसलेशन होता है यूपीएससी में हमने कई बार चर्चा की है। यहाँ भी आप देखिए, आपके पेपर से सीधे सीधे प्रश्न लिए गए हैं, तो आप हिंदी देख सकते हैं किस तरह से कंप्यूटराइज्ड हिंदी है। वो सब थोड़ा सा एक्चुअल में जैसे पूछा गया है वैसे ही हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन जो आपका है, द इमरजेंस ऑफ नॉन हड़प्पन कैलकोलिथिक cultures in central India and the Deccan mark a change not only in the subsistence pattern of people but an overall transition from pre to proto-historic period. Critically analyze. अब ये आपका प्रश्न है, यानी अगर आप दोनों को आप देखेंगे तो उसमें एक तो गैर हड़प्पाकालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में बात हो रही है और उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे ये हमने चर्चा की है पहले भी आपसे, एक बार फिर से हम उसको संक्षेप में बताते हैं। आप जो भी प्रश्न आपको प्राप्त होता है एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, 2 से 3 बार उसको जरूर आपको पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, और 2-3 बार पढ़ने के बाद हमने आपको बताया है कि उसके भाग बनाने, उसके खंड बनाने, उसको टुकड़ों में विभक्त करना है।
और यहीं से हम उस प्रश्न के एस्पेक्ट्स को समझेंगे, उसके पहलुओं को समझेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और इसमें उन शब्दों को चिन्हित करेंगे जो आपके उत्तर लेखन के पहलू को बनाएंगे, पहलू का निर्माण करेंगे। हम प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। मध्य भारत और दक्कन में, यानी उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र जो उल्लेख किया है वो मध्य भारत और दक्कन का किया है। गैर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियां, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, नॉन हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर्स इन सेंट्रल इंडिया एंड द दक्कन। संस्कृतियों का उदय न केवल लोगों की जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राक से, अब प्राक से हिंदी इंग्लिश को इसीलिए देखना जरूरी हो जाता है। आप प्राक देखिए क्या है, फ्रॉम प्री टू प्रोटो हिस्टोरिक, यानी आप जो आद्यऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल करते हैं, उसी को प्रागैतिहासिक को प्राक किया है, आद्यऐतिहासिक को आद्य, समझ में आ रहा है, ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण संक्रमण का भी द्योतक है। समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। अब हमको देखना है इस प्रश्न के कौन कौन से पहलू बनेंगे, इसको टुकड़ों में बांटने का प्रयास करेंगे। हमेशा हमने आपको बताया है मेंस की जो राइटिंग आप करेंगे, सीधे सीधे अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, अनुभव की कमी में जैसे ही प्रश्न उनको मिला, अच्छा ये ताम्रपाषाण आ गया है, कैल्कोलिथिक कल्चर है, अच्छा ठीक है भाई, आज हमने अभी इसको शाम को ही पढ़ा है, रात में ही पढ़ा था हमने, और लिखना शुरू कर देते हैं टॉपिक को देख करके। यूपीएससी में आपको ऐसा नहीं करना है। बीए-एमए में इस प्रकार का अप्रोच तो एक सीमा तक चल सकता है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक एक शब्द का अर्थ होता है, इसीलिए हमने आपसे कहा है आप प्रश्न को 2-3 बार पहले पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, इस प्रश्न को तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक तो गैर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियां की बात यहाँ पर हुई है, इसको हम चिन्हित कर लेंगे, इसको हम चिन्हित कर लेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में बात हो रही है, इनकी इमरजेंस के बारे में बात हो रही है, और ये कहा गया है, आपसे कहा गया है कि लोगों की जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक है, वरन प्राक से आद्य ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। अब यहां पर आप देखिए, ये कहते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, मोटा मोटा क्या निकल के आ रहा है, जो प्रागैतिहासिक काल है और उसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल है, उसमें एक संक्रमण जो हुआ है, यानी एक संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन फेस, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई वस्तु जा रही है, एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जा रही है, ट्रांजिशन फेस, एक परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से भाव हम समझेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन का द्योतक तो है ही, लेकिन ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, ये प्रागैतिहासिक से आद्य ऐतिहासिक काल के समग्र संक्रमण का भी द्योतक है। समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए, यानी आपको समालोचना करना है। समालोचना का मतलब है अच्छी प्रकार से आलोचना करनी है, यानी आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका उत्तर कैसे हम लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखने से पहले कुछ नए विद्यार्थी भी बात को सुन रहे होंगे, जिन्होंने भी प्रॉपर वे में काम नहीं किया होगा मेंस में, उनके लिए थोड़ा हम ताम्रपाषाण के बारे में बता देते हैं और उसके बाद इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे उसकी चर्चा हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ताम्रपाषाण को समझ लेते हैं। अब जो ताम्रपाषाण है उसको देखते हैं। इसको इंग्लिश में
कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। अब नाम से ही हमारा स्पष्ट है, ताम्रपाषाण, कैल्कोलिथिक। कैल्को का मतलब होता है, अगर इंग्लिश की दृष्टि से देखें तो कॉपर, हिंदी में उसको हम तांबा कहते हैं, ताम्र कहते हैं। तो ये जो कैल्को है शब्द, इसका मतलब होता है कॉपर यानी तांबा। और जो लिथिक शब्द है, पहले भी मैं उल्लेख कर चुका हूं, जो लिथिक शब्द है इसका मतलब है पत्थर। लिथिक यानी पत्थर। लिथिक शब्द का अर्थ है पत्थर, और इसीलिए इसको ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। आपने अध्ययन किया है पाषाण काल के बारे में। अब पाषाण काल का एक बेसिक पहले समझ लीजिए, तभी आपको आंसर फ्रेमिंग समझ में आएगी। तो बेसिक समझना है। अब जैसे ये पाषाण काल आपने अध्ययन किया है, अब पाषाण काल में आपने देखा है कि कैसे आपने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन किया है। आपने पैलोलिथिक एज के बारे में काम किया है, मेसोलिथिक एज के बारे में काम किया है, और नियोलिथिक एज के बारे में काम किया है, नव पाषाण के बारे में काम किया है। अब जो नव पाषाण का समय था, मोटे तौर से ये लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग 1000 ईसा पूर्व तक मान लिया जाता है। मोटे तौर से जो इसका समय है, आप यहाँ 7000 बीसी से लेकर के इस टॉपिक में विस्तार से हम बात करते हैं लगभग 1000 बीसी, यहाँ तक हम मान लेते हैं। इस नवपाषाण काल के कल्चर में, यानी ऐसी कल्चर है जो पाषाण पर पूरा का पूरा आधारित है, जिसका जीवन केंद्र में है पाषाण, स्टोन, इसलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। और उसी में जो परिवर्तन आया है, पत्थरों के आकार प्रकार में जो परिवर्तन आया है, जो जीवाश्म मिले हैं उनका जो विश्लेषण हुआ है, जलवायु में जो परिवर्तन आया है, उनके आधारों पर ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसमें जब नव पाषाण काल का समय था, तो इसमें लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास, बिफोर क्राइस्ट, बीसी के आसपास, 2000 बीसी के आसपास एक ऐसी कल्चर का पता चल रहा है उत्खनन के माध्यम से, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, जिनकी विशेषता पत्थर के औजारों का प्रयोग तो है ही। पाषाण काल में आपने देखा कि पत्थर के औजारों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन एक और नई विशेषता है, और वो विशेषता है कि पत्थर के साथ साथ, पाषाण के साथ साथ तांबे का प्रयोग, तांबे के औजार मिले, तांबे के उपकरण मिले हैं। तो ये ऐसी कल्चर का पता चलता है जो पहले से थोड़ा अलग है। पहले केवल पाषाण है, यानी हमें एक ऐसी संस्कृति का पता चलता है जो धातु पर आधारित है, और तांबे का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति। और ये लगभग 2000 से लेकर के 700 ईसा पूर्व, बीसी, इसको आप बीसी लिखते हैं, बिफोर कॉमन इरा भी लिखते हैं। आज के बुक में आप ऐसा भी मिलेगा, बिफोर कॉमन इरा। जैसे बीसी और एडी, वैसे आप टीई और बीसी यूज करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, इन्हीं के बारे में प्रश्न है। अब इसमें ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियां हैं, इनकी जो साक्ष्य मिले हैं, बहुत स्थानों से मिले हैं, और जिन स्थानों से ये संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं के नाम पर उस संस्कृति का नाम पड़ गया है। अब जैसे कुछ के नाम आप नोट कर सकते हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां।
इनको नोट कर लीजिए। जैसे आपने राजस्थान के इलाके में देखा होगा, राजस्थान में टॉपिक क्लियर होना चाहिए आंसर फ्रेमिंग से पहले कि जिन विद्यार्थियों ने ताम्रपाषाण नहीं पढ़ा है वो भी थोड़ा सा समझ लें, और डिटेल में आपकी क्लास में तो अध्ययन करते ही हैं। पूरी की पूरी एक वीडियो क्लास बनती है ऑफलाइन मोड में, पूरी की पूरी 1-2.5 घंटे की क्लास होती है ताम्रपाषाण पे, उसी को ब्रीफ में यहाँ समझा रहे हैं आपको। तो राजस्थान में जैसे आपने आहार संस्कृति के बारे में पढ़ा होगा, गणेशर संस्कृति के बारे में, गणेश्वर संस्कृति के बारे में, तो ये जो आपका है ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं। आगे जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश का जो इलाका है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा मालवा संस्कृति के बारे में, कैथा संस्कृति के बारे में। तो अगर कहीं भी मालवा संस्कृति का उल्लेख हो रहा है, इसका अर्थ वो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात कर रहे हैं। मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति दोनों अलग अलग है, अलग अलग करके लिख लीजिए। मालवा संस्कृति और कैथा संस्कृति, ये आपकी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र का क्षेत्र देखिए, महाराष्ट्र का क्षेत्र, और महाराष्ट्र में चुरवी नामक स्थान से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके नाम के आधार पर ये नाम रख दिया जाता है जुर्वे, जुर्वे संस्कृति। और एक संस्कृति है सवालदा संस्कृति, सवालदा, सवालदा संस्कृति। इसके बाद जो गुजरात का इलाका है वहां से भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां मिली हैं, और उसमें आपने प्रभास संस्कृत के बारे में, प्रभास संस्कृत के बारे में और रंगपुर संस्कृत के बारे में सुना होगा आपने। यानी जो आपके प्रश्न में था मध्य भारत का क्षेत्र जो है और दक्कन का जो इलाका है, वहां पर ये संस्कृतियां आपको प्राप्त हुई हैं। बिहार का जो इलाका है, बिहार में किरांद नामक, बिहार में किरांद नामक स्थान से इस संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, और उसके नाम के आधार पर इसको किरांद संस्कृति कह देते हैं, किरांद। तो ये मोटे तौर से संस्कृतियां हैं। और आज के समय में आपने देखा होगा नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए स्थानों पर बहुत सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन ये मोटे तौर से जो आपको जानना है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में, उनके बारे में ये है। यानी आहार संस्कृति, गणेशर संस्कृति जो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति है, कैथा संस्कृति है, महाराष्ट्र में जुर्वी संस्कृति है, सवालदा संस्कृति है, और गुजरात में प्रभास संस्कृति है, रंगपुर संस्कृति है, बिहार में चिरांद संस्कृति है। तो ये इनको आप अगर थोड़ा सा मैप के माध्यम से आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए, ये जो आपका गणेशर वाला स्थान है यहाँ पर है, ये राजस्थान में आहार वाला इलाका है। और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो आपका कैथा है, मालवा है, इधर ये बिहार का क्षेत्र है, यहाँ आपको चिरांद संस्कृत मिल जाएगी। जुर्वी यहाँ है, जुर्वी और सवालदा। और इसके बाद में ये न्यूलिथिक कल्चर के बारे में है, और ईस्टर्न इंडिया में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये मोटे तौर से आप जो ये कलर में देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने ये सर्किल किया है, वो क्षेत्र आपके आ जाते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर के अंतर्गत।
पहले इस पे बहुत बल नहीं था, पहले इस पे बहुत बल नहीं था, लेकिन वीजी चाइल्ड साहब ने, नाम लिख लीजिए, एक इतिहासकार है वीजी चाइल्ड, और उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड, लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, इस पुस्तक में उन्होंने इस ताम्रपाषाण के महत्व पर प्रकाश डाला है, और तभी से ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में लेखन शुरू हुआ, अध्ययन शुरू हुआ, बहुत सारे शोध हो रहे हैं, आज भी बहुत सारे शोध हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे स्थलों पर साक्ष्य मिल रहे हैं, लगातार काम जारी है यहाँ पर। तो ये पुस्तक यहाँ से हुआ। कैल्कोलिथिक नाम मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि कैल्को का मतलब होता है तांबा, कापर, और लिथिक का मतलब होता है पाषाण, पत्थर। तो तांबे और पत्थर के औजारों से जुड़ी होने के कारण ये संस्कृति क्या कहलाई? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहलाई। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि आपने जो पाषाण काल पढ़ा है, प्रागैतिहासिक संस्कृत जो आपने पढ़ी है, प्रागैतिहासिक, जिसको आपके क्वेश्चन में प्राक ऐतिहासिक कहा गया है, और आगे जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको मिलता है आद्य ऐतिहासिक के बारे में, आद्य ऐतिहासिक के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ये आपका हो जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब ये जो आद्य ऐतिहासिक संस्कृति थी, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा यानी एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता जिसको लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, यह पढ़ना बहुत दुष्कर है। और उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हड़प्पा, यानी हड़प्पा के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेखन कला का विकास हुआ था, लेकिन उसको बहुत संतोषजनक ढंग से आज तक इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या था? यानी इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, और इनको लिपि का ज्ञान है, ये लिपि का ज्ञान है। दूसरा पॉइंट ये देखिए, धातुयुगीन संस्कृत की मैं बात कर रहा हूं, ताम्रपाषाणिक, यानी पहली बार तांबे का प्रयोग हो रहा है। और जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन है, ब्रोंज एज। अब ये जो कांसा है ये कैसे बनता है? ये तांबे से बनता है, तांबा और टिन मिला करके। ध्यान से समझिएगा, वहां पर एक शब्द है, ट्रांजिशन फेज की बात हो रही है, संक्रमणकालीन अवस्था की बात हो रही है। यूपीएससी के प्रश्न में हर एक शब्द का महत्व होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए, उसके उसके शब्दों को समझने का प्रयास करिए, उसके आधार पर आप उसको खंडों में विभक्त करिए, और वहीं से आपके आप जो उत्तर लेखन करेंगे उसके पहलू निकल करके आएंगे, उसके पैराग्राफ निकल करके आएंगे। तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, अगर तिथि के बारे में हम लोग बात करें, तिथि के बारे में बात करें, तो जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी तिथियों की बात की है, और मोटे तौर से जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक्स भी कहती हैं कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास में ये संस्कृति, ये सभ्यता हमारे सामने आ जाती है। कार्बन डेटिंग होती है 2350 से लेकर के 1750। तो मोटे तौर से अगर हम इसको
2500 बीसी से लेकर के 1800 बीसी मान लें, 2500 2600 बीसी से लेकर के 1800 बीसी तक मान लें। और अभी अभी हमने आपसे कहा है कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं वो 2000 बीसी के आसपास हैं। यानी अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो तांबा पहले आएगा, कांसा बाद में आएगा। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पहले आनी चाहिए, कांस्ययुगीन बाद में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखिए तिथि की दृष्टि से कि हड़प्पा सभ्यता तो पहले आ गई है, लगभग 2500-2600 ईसा पूर्व के आसपास में। कार्बन डेटिंग भी 2350 की बात कह रहा है, वैज्ञानिक तिथि की बात हो रही है। लेकिन जो ताम्र पाषाण है, अगर मैं उसकी बात करूं, ताम्र पाषाण की जो कार्बन डेटिंग हुई है वो 2000 और कहीं कहीं 2100 बीसी के आसपास आई है। इसके पहले की ये दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। तकनीकी दृष्टि से आप, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आप देखें, धातु की दृष्टि से देखें तो तांबा पहले है, पहले आना चाहिए ताम्र युग, और कांस्य युग बाद में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पहले आपका हड़प्पा आया है और बाद में आपका ताम्र पाषाण आया है। और ये जो विकास है आप देख रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल का जो विकास है, ये मोटे तौर से 1800 के आसपास समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ताम्र पाषाणिक व्यवस्थाएं हैं वो लगभग 700 बीसी तक चल रही है। तो ये तो तकनीकी पहलू है जिसकी चर्चा हमने की, किस बुक में इसके महत्व के बारे में बात हुई है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पाषाण काल में विकास हुआ है उसी विकास को आगे बढ़ाता है ताम्र पाषाण काल। एक नया परिवर्तन है, धातु युग का परिवर्तन है। और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यहाँ की इकोनॉमी में क्या कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सामाजिक ढांचे में क्या कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, सामाजिक संगठन में क्या कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और यहाँ का धार्मिक विश्वास वो क्या वैसा ही है या कुछ बदलाव है। और इसको तुलनात्मक ढंग से आप देखेंगे कि हड़प्पा काल के संदर्भ में, और आप देखेंगे कि ये जो ताम्र पाषाण काल है ये वास्तव में कि जो आपके प्रश्न में पूछा गया है संक्रमणकालीन अवस्था है, तभी आप इसको लिख पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताम्र पाषाण के बारे में। ताम्र पाषाण के बारे में जैसे जैसे जो आप नव पाषाण काल देखते हैं, तो नव पाषाण काल में भी चाक का प्रयोग होने लगा था। मध्य पाषाण काल में भी बर्तनों का निर्माण होता था, मृदभांड का निर्माण होता था, लेकिन वो हाथ से बने हुए बर्तन थे। चाक से बने हुए बर्तन नवपाषाण काल में। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा और आगे विकास हुआ, ताम्र पाषाण काल में दिखाई दिया, यहाँ एक विशेष प्रकार के हमें मृदभांड मिल रहे हैं जिनको काले और लाल मृदभांड कहते हैं। इन एक नया डेवलपमेंट। और आगे जब आप देखेंगे आगे के काल में फिर और पीजीडब्ल्यू आ जाता है जो ताम्र पाषाण से अलग है। फिर उसके बाद आप देखेंगे एनबीपीडब्ल्यू आ जाता है। तो ये बीच की अवस्था है मृदभांडों के संदर्भ में। यानी जो नवपाषाण काल का समय है जिसकी चर्चा मैंने किया था, तो मोटे तौर से आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसा काल है नवपाषाण का जहां मृदभांड सामान्य रूप से जो चाक से बने हुए हैं वो नहीं है, और उत्तरवर्ती चरण में मृदभांड बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रहे हैं और जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से भी है। कुछ मृदभांड आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के मृदभांड है, लाल और काली मृदभांड है, सफेद चित्रित है। ये कुछ मृदभांड के उदाहरण है, बहुत अच्छा उसमें चित्र भी बना हुआ है। ऐसा यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें अब चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे हमने बताया, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। तो जो राजस्थान के मृदभांड हैं, मध्य प्रदेश के जो मालवा संस्कृत के जो मृदभांड हैं, जोरवी और सवालदा के जो मृदभांड हैं, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। इसलिए ताम्रपाषाणिक जो मृदभांड हैं उसमें भी आपको आंतरिक भिन्नता दिखाई पड़ेगी। और इनमें जो मालवा प्रकार का मृदभांड है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे आप देखेंगे कुछ मृदभांड हैं जिसमें से जो डिज़ाइन हुआ है, जिसमें से लाल मृदभांड पे भूरे रंग की जो आप देखेंगे, भूरे रंग की जो रेखा चित्र बना है, डिज़ाइन बनाया गया है, ये विशिष्ट प्रकार के मृदभांड हैं। ये सर्वोत्कृष्ट मृदभांड माने गए हैं ताम्रपाषाण काल में। इसके बाद जो इनकी बस्तियां हैं,
अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। सामान्य रूप से इनके जो घर हैं वो मिट्टी की दीवारें होती हैं और उसको वो गोलाकार भी हैं और आयताकार भी हैं और उनको ऐसे ही ढक दिया जाता है जैसे ये सब बना हुआ है, उसको जैसे दिखाया गया है इमेज के माध्यम से। कुछ मकान जो हैं वो पत्थरों के भी बने हुए हैं और ख़ास तौर से ये आहार संस्कृति से संबंध रखते हैं, जो राजस्थान वाला क्षेत्र आपका है। यहाँ पर आप ऐसे इसको देखिए, इस तरह से ये गोलाकार है। जो फर्श है उसमें मिट्टी में कंकड़ मिला करके बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के साक्ष्य हैं। बहुत सारे जो मकान हैं गोलाकार तो आप देख ही रहे हैं, आयताकार भी हैं, आयताकार मकान हैं। 1 कमरे वाले भी हैं, 2 कमरे वाले भी हैं, 3 कमरे वाले भी हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, जैसे आप देखिए पाषाण काल की तुलना में थोड़ा ये नया विकास दिखाई पड़ रहा है। एक शब्द आया है, ट्रांजिशन शब्द आया है, तो आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे कि किस प्रकार से पाषाण काल में व्यवस्था है और कैसे ताम्र पाषाण में है और उसका आगे कैसे तुलना करेंगे हड़प्पा काल से, तो तभी आपका ये जो संक्रमणकालीन वाली अवस्था है उसके साथ न्याय हो पाएगा। तो यहाँ पर जो मकान है वो आयताकार भी हैं। इनमें मकानों के अंदर विभाजक दीवारें हैं, गड्ढे वगैरह बने हैं जिसमें ऐसा अनुमान किया जाता है कि उसमें सामान रखने का, अनाज रखने की पूरी व्यवस्था होती थी। ऐसे ये जो पूरा का पूरा बस्तियां मिली हैं, इसमें स्ट्रैटिफिकेशन भी दिखाई देता है, स्तरीकरण भी दिखाई देता है, विभेदीकरण भी दिखाई देता है। जैसे सरदार जो है वो बीच के भाग में रहता है। जैसे इनाम गांव में साक्ष्य है कि जो बड़ी किसान हैं वो बस्ती के बीच के भाग में रहते हैं और जो शिल्पकार वर्ग के लोग हैं, छोटे किसान हैं, वो किनारे के भाग में रहते हैं, जैसे लुहार हैं, सुनार हैं, इस प्रकार से। बहुत सारी ऐसी बस्तियां मिली हैं जो किलेबंदी यानी सुरक्षा की दृष्टि से भी उपाय किए जा रहे हैं। एक नया विकास है। पाषाण काल में भी बस्तियां बसने लगी हैं, नवपाषाण काल में गांव बसने लगे हैं, लेकिन जितनी बड़े पैमाने पर गांव और जितनी बड़ी गांव किलेबंदी के साथ गांव के साथ यहाँ से मिले हैं, वहाँ पर पाषाण काल में, नवपाषाण काल के आरंभिक चरण में ये प्राप्त नहीं हुए हैं। ताम्रपाषाण में ऐसा विकास आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर जो किलेबंदी के साक्ष्य है, कुछ के नाम लिख लीजिए, जैसे एरण, नागदा। अब एरण नागदा जो है वो मालवा संस्कृत से संबंध रखता है, मालवा संस्कृत से संबंध रखता है। इनाम गांव, यहाँ भी किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक सामाजिक ढांचे की बात मैंने की, किस तरह से इनके सामाजिक ढांचा है, किस प्रकार से इनके सेटलमेंट्स हैं, बस्तियां हैं, उनकी बात मैंने की। अब थोड़ी सी मैं इकोनॉमी की मैं बात कर लेता हूँ, अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। इकोनॉमी, जो ताम्रपाषाण की इकोनॉमी है वो एक प्रकार से मिक्स्ड है। नवपाषाण में भी आपने देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आकर के ये मिक्स्ड इकोनॉमी हमें दिखाई देने लगती है। यानी यहाँ पशुपालन भी होता है, कृषि भी होता है और आरंभिक वस्तु विनिमय के भी साक्ष्य है। कुछ इस प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ भी है। तो जो इनकी इकोनॉमी है वो मिश्रित इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इसमें विस्तृत अर्थव्यवस्था में क्या है, पशुपालन भी है, पशुपालन भी है, एग्रीकल्चर भी है और वस्तु विनिमय की साक्ष्य है, बार्टर सिस्टम भी है। कृषि जो है यहाँ उन्नत प्रकार की है। यहाँ पर ये थोड़ा सा नया विकास आपको नवपाषाण काल का जो आरंभिक चरण है या मध्य पाषाण है उसकी तुलना में थोड़ा सा उन्नत प्रकार की एग्रीकल्चर यहाँ पर दिखाई देगी। तकनीक की दृष्टि से उन्नत तकनीक का प्रयोग है यहाँ पर। अब उन्नत तकनीक में आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे चक्रिक फसल, साइक्लिक क्रॉप्स, यानी गर्मी में, ठंडी में अलग अलग फसलों के उपजाए जाने के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। दूसरा ये भी है कि जो सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई के, कृत्रिम सिंचाई के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं।
तो इस प्रकार से उन्नत तकनीक ये इनाम गांव से साक्ष्य मिले हैं, आप इनको लिख सकते हैं। हल के प्रयोग के साक्ष्य हैं, वाल्की से मिला है जो इनाम गांव के ही पास में है। इस प्रकार के उदाहरण यहाँ मिले हैं। पशुपालन में भी है, अगर जो उत्खनन देखें, जो भी साक्ष्य है वो हमें उत्खनन से ही मिल रहे हैं। अब पशुपालन में जो है यहाँ के साक्ष्य हैं, जो साक्ष्य मिले हैं उसमें पालतू पशुओं के भी साक्ष्य हैं और जंगली पशुओं के भी साक्ष्य हैं। अब जो पालतू पशु के साक्ष्य हैं उनके उदाहरण आप लिख सकते हैं। जो भी साक्ष्य मिले हैं वो उत्खनन के माध्यम से ही मिले हैं। जैसे आप गाय के, भैंस के, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, कुत्ता, ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं। और जो जंगली पशु हैं, जंगली पशु ऐसा लगता है कि उनका शिकार करके उनको भोजन में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। जैसे जीतल के उदाहरण हैं, जैसे बारहसिंगा के उदाहरण हैं, नीलगाय के उदाहरण हैं, और कुछ जगह से तो समुद्री कछुआ वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। वस्तु विनिमय के साक्ष्य का अर्थ ये है कि ऐसी मृदभांड, ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं यहाँ से जिनका उत्पादन स्थानीय स्तर पर नहीं होता था, दूसरे स्थानों पर उनका उत्पादन होता था। ये आपस में संपर्क को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि उन लोगों के मध्य बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय था कि आप हमें ये वस्तु देंगे, हम आपको ये वस्तु देंगे। तो इस प्रकार की इकोनॉमी यहाँ पर है। इसके बाद थोड़ा सा धार्मिक जीवन के बारे में भी आप देख लीजिए, धर्म के बारे में आप देख लीजिए। धार्मिक जीवन के बारे में अब धर्म के बारे में जैसे आप पाषाण काल में पढ़ते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म का विकास था। अगर यहाँ का धर्म आप देखें तो जैसे आप नवपाषाण काल में देखें तो नवपाषाण काल का ही उन्नत चरण एक प्रकार से यहाँ है। ऐसे साक्ष्य हैं कि यहाँ मातृ देवी की पूजा के उदाहरण मिल रहे हैं। इस प्रकार के साक्ष्य हैं। मातृ देवी की पूजा, जैसे इनाम गांव से उदाहरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी बात होगी वो साक्ष्यों पर ही आधारित होगी। पुरातात्विक स्रोतों से ये साक्ष्य जो मिल रहे हैं उन्हीं पर अनुमान किया जा रहा है इन संस्कृतियों के संदर्भ में। इसलिए इनाम गांव से नारी मूर्तियां मिली हैं। निवासा से एक सिर रहित नारी की मूर्ति मिली, निवासा से। तो ये यहाँ से मातृ देवी की पूजा के उदाहरण हैं। पुरुष देवता भी मिले हैं, पुरुष देवता के साक्ष्य हैं। यद्यपि जो साक्ष्य है वो बहुत कम है, कम है ऐसे साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे इनाम गांव से 2 पुरुषों की मूर्तियां मिली हैं। तो इस प्रकार के यहाँ उदाहरण हैं। इनका जो जीवन है उसमें ऐसा लगता है कि कर्मकांड वगैरह आ चुका था, कर्मकांडी व्यवस्था थी, कुछ ऐसा ऐसा साक्ष्य मिल रहा है। जैसे तस्तरियां मिली हैं, चित्रित जार मिले हैं, जार चित्रित तस्तरियां मिली हैं, और ऐसा लगता था कि उनको रिचुअल्स में, उनको कर्म कांडों में ही प्रयोग किया जाता था। ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो दफनाया जाता था अंत्येष्टि संस्कार में, उसमें वस्तुएं वगैरह रख देते थे। जो व्यक्ति जिसकी डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, उसके साथ बहुत भौतिक वस्तुएं रख देते थे। और भौतिक वस्तुएं रख देते थे, इसका अर्थ ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये विश्वास था कि मृतक इस जीवन के बाद भी जो दूसरे लोक में जीवन जिएगा उसमें उसका इस्तेमाल करेगा, यानी लोकोत्तर जीवन पर विश्वास था। ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसका उदाहरण कैसे कैसे ये अनुमान किया गया है, ये बात हमने बताया। ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं दफनाने के संदर्भ में। उत्तर दक्षिण दिशा में ही मोस्टली दफनाया जाता था। जुर्वे से साक्ष्य मिले हैं कि मृतकों के पैर काट दिए जाते थे, मृतकों के पैर काट दिए जाते थे। संभवतः इतिहासकारों का मानना है ये इस प्रकार का अंधविश्वास उनके मन में रहा होगा कि ये जो मृतक है ये भूत न बने, इस प्रकार का अंधविश्वास उनके मन में रहा होगा। आगे जो है इनाम गांव से एक असामान्य प्रकार का एक कलश मिला है, 4 पाए वाला कलश मिला है। उसमें भी अस्थियां हैं और उसमें उसका भी साक्ष्य आप देख सकते हैं।
उसका साक्ष्य देख लीजिए, आई थिंक होगा। यहाँ नहीं है, 4 पाई वाला साक्ष्य है। अब जो 4 पाई वाला साक्ष्य है उसको आप देखेंगे, जैसे 4 पाई है ऐसे कलश है उसमें, और उसमें पूरी अस्थियां हैं, और उसमें से एक टोटीदार पात्र मिला है, टोटीदार पात्र, और उसमें चप्पू लगा हुआ, जैसे आप नाव होता है नाव, उसमें चप्पूदार एक नाव का चित्र है। इतिहासकारों का मानना है, जैसे हिंदू धर्म में ये विश्वास किया जाता है कि मरने के बाद आपको एक जल सागर पार करना होगा। तो शायद हिंदुओं के इस विश्वास की ओर ये संकेत करता है। तो इस प्रकार का जीवन है, यानी मातृ देवी की पूजा, पुरुष देवताओं की पूजा के साथ कर्मकांडी प्रकार की व्यवस्था यहाँ प्रचलित हो गई है। लोकोत्तर जीवन में विश्वास है, अंत्येष्ट में तमाम प्रकार के जो विश्वासों का पता चल रहा है, इस प्रकार की बातों का पता चलता है। आप देखिए कि जो धार्मिक जीवन है, आप जैसे नवपाषाण काल में देख रहे हैं, पाषाण काल में देख रहे हैं, उससे आगे का विकास आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक व्यवस्था के चिन्ह हमें हड़प्पा काल में मिल रहे हैं, उस प्रकार के संकेत यहाँ नहीं है। वहाँ आप देखिए वृहत स्नानागार जिसका धार्मिक जीवन में प्रयोग हो रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर साच, पशु पूजा, पक्षी पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, सर्प पूजा, स्वास्तिक का निशान एंड सो ऑन, मातृ देवी की बड़ी प्रतिमाएं, पुरुष मूर्ति, और बहुत सारी वहाँ पर चिन्ह मिलते हैं। तो इस प्रकार का जीवन यहाँ पर है। तो ये तो एक सामान्य सा परिचय है, सामान्य सा परिचय है जो हमने आपको ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में बताया है। अब आइए हम लोग प्रश्न पर वापस आते हैं। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। अब जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया है, प्रश्न को पढ़ने के बाद, प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको खंडों में विभक्त करना है, इसको टुकड़ों में विभक्त करना है, इसके आपको एस्पेक्ट्स आपको निकालने होंगे। एग्जाम में सीधे सीधे आप उत्तर लेखन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इसको हमने देखा, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, पहला तो यही आपको मिल जाता है, एक तो यही आपको मिल रहा है, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। यानी आप अपने उत्तर लेखन की शुरुआत बिल्कुल ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से ही करेंगे। सिविल सर्विसेज में कैसे आपको आंसर फ्रेमिंग करना है, कई बार हमने आपको बताया है। BA MA वाला अप्रोच नहीं चलेगा। यहाँ विषय को हम टू द पॉइंट लेखन ही करेंगे, और अपने उत्तर की शुरुआत हम जो विषय पूछा गया है वहीं से करेंगे, इधर उधर की बात लिखकर हम नहीं करेंगे। एक तो ये हो जाता है। दूसरी बात इन्होंने जो कहा है, एक तो ये कहा है कि उदय न केवल लोगों की जीवन निर्वाह की पद्धति में परिवर्तन, यानी आप जो ये बताएंगे कि इनका जो जीवन निर्वाह की जो पद्धति है, जिस प्रकार से जीवन ये जी रहे हैं, जिस प्रकार से इनसे हमें जुड़ी हुई वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, बस्तियों के ढांचे जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, संगठन जो प्राप्त हो रहा है, वृद्ध भांड वगैरह जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उपकरण जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, इनकी आजीविका के जो साधन हैं, पशुपालन, कृषि वगैरह के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, इकोनॉमी के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, धार्मिक जीवन के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, उसमें हम परिवर्तन की बात करेंगे कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। थोड़ा तुलनात्मक ढंग से आपको लिखना होगा कि उसकी तुलना आप पाषाण काल से करेंगे, और आगे बताएंगे, जैसे हमने इकोनॉमी में बताया कि जिस प्रकार का विस्तृत व्यापार व्यवस्था हमें आद्य ऐतिहासिक संस्कृति हड़प्पा में मिल रही है, वैसा यहाँ नहीं है। जिस प्रकार से शहरीकरण हमें मिल रहा है हड़प्पा काल में, आद्य ऐतिहासिक संस्कृति में यहाँ नहीं है। जिस प्रकार से कासा वहाँ मिला वो यहाँ नहीं है। जिस प्रकार से लिपि का विकास आद्य ऐतिहासिक संस्कृत में है, उसका अभी तक साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। तो इस प्रकार से आप दिखाते हुए फिर आप ये बताएंगे कि ये वास्तव में एक संक्रमणकालीन अवस्था है, इससे प्राक से आद्य ऐतिहासिक काल के मध्य, वो निष्कर्ष में आप निकालेंगे। तो कैसे उत्तर लिखेंगे उसको देखिए। उत्तर प्रारूप कैसे बनाएंगे? पूरे बिंदु लिखने के बाद जैसे आप एग्जाम में गए, आपने क्या किया, रफ
वर्क जो आप करते हैं उसमें जो जो बिंदु आप आते गए उसको आप नोट करते गए। इसमें हमको ताम्रपाषाण का काल के बारे में लिखना है, तकनीकी दृष्टि से हमको चर्चा कर देना है। यद्यपि तांबा पहले आता है, लेकिन आप जब विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये दिखाई पड़ता है कि कांस्ययुगीन संस्कृति सभ्यता हड़प्पा वो पहले आती है, उसकी चर्चा कर दीजिए। और उसके बाद इनका जो जीवन है उसके बारे में बताइए। और जीवन में सब कुछ आ जाता है, इनकी बस्तियों के बारे में, इनके मृदभांडों के बारे में, इनकी इकोनॉमी के बारे में, इनके धर्म के बारे में आप बताइए। और बाद में निष्कर्ष, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसके आप फेवर में जाएंगे, उसके आप समर्थन में जाएंगे कि वास्तव में ये प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल के संक्रमण को दर्शाता है, ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। ऐसा निष्कर्ष आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर प्रारूप में जो पहला पैराग्राफ बनाएंगे, पहला पैराग्राफ कैसे बनाना है ये सब हमने आपको बताया है। आपको जो कॉपी मिलती है कुछ इस प्रकार की कॉपी मिलेगी, और आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में आप लिख देंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। आप बताएंगे नवपाषाण काल के अंतर्गत लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास जो क्षेत्र जिनका उल्लेख है आपके प्रश्न में, मध्य भारत और दक्कन में कुछ ऐसी संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं जिनकी विशेषता है पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग, और उन्हें हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के नाम से जानते हैं। जैसे आप एक दो के नाम आहार संस्कृति लिख सकते हैं, कवालदा, जुर्वी, मालवा, कैथा, रंगपुर, प्रभास, ईरान। आप एक दो के उदाहरण लिख दीजिए। उसके बाद आप बताइए कि यद्यपि आप इसको तुलना कर दीजिए, आप इसकी तुलना कर दीजिए आद्य ऐतिहासिक संस्कृति से, आद्य ऐतिहासिक संस्कृत से। दूसरे पॉइंट में आप लिख दीजिए हड़प्पा से। आप ये बताइए, यद्यपि तकनीकी दृष्टि से तांबा पहले आता है, कांसा बाद में आता है, क्योंकि कांसे का निर्माण तांबे और टिन से होता है, लेकिन जो कार्बन डेटिंग है, जो वैज्ञानिक प्रमाण है, वो ये दर्शाता है कि हड़प्पा संस्कृति का उदय पहले हो चुका था। लगभग 2500-2600 ईसा पूर्व के आसपास हमने आपको बताया है, उसका उल्लेख कर सकते हैं। ये कार्बन डेटिंग भी आप लिख सकते हैं, 2350 भी लिख सकते हैं। और जो ताम्र पर आधारित संस्कृति है, ताम्रपाषाणिक है, वो बाद में आ रही है। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास इसका पता चलता है। और बहुत ज़्यादा जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुई हैं वो 2100-2200 बीसी से ज़्यादा नहीं जाते हैं, और वहाँ से लेकर के लगभग 700-800 बीसी तक ही बने रहते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं वो हड़प्पा सभ्यता की समकालिक हैं और पश्चातवर्ती हैं, बाद में भी बनी हुई हैं हड़प्पा सभ्यता के शहरी स्वरूप के पतन के बाद। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो ग्रामीण परंपराएं हैं वो बाद में भी जारी रही। इतिहासकारों का ये मानना है कि जब हड़प्पा सभ्यता का शहरी स्वरूप का पतन हो रहा था तो बहुत सारे लोग जो ग्रामीण परंपरा से संबंधित थे वही मध्य भारत दक्कन में आ गए, और ये संस्कृतियां हमें दिखाई दे रही हैं, ऐसा इतिहासकारों का भी मानना है। तो इसकी थोड़ा सा आप तुलना कर देंगे। इसके बाद आप दूसरा पैराग्राफ आपने लिख दिया। तीसरे पैराग्राफ में इनका जो जीवन निर्वाह है उसकी बात आप कर दीजिए, जीवन निर्वाह की बात कर दीजिए। यानी इनके मृदभान के बारे में बताइए, लिखते जाइएगा। इनके मृदभान के बारे में बताइए, इनकी बस्तियों के बारे में बताइए, सेटलमेंट्स के बारे में बताइए, उसका ढांचा कैसा है, मकानों के आकार प्रकार कैसे हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके बारे में बताइए, स्तरीकरण के बारे में बताइए कि ऐसे साक्षी नाम गांव से इसमें ऐसा लगता है कि जो सरदार है, जो मुखिया है, जो बड़ा किसान है वो केंद्रीय भाग में रहता है, और इस तरह की बात उसका उल्लेख करिए। इनकी इकोनॉमी के बारे में बताइए, अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते जाएंगे। विस्तृत प्रकार की अर्थव्यवस्था है,
पहले का जो प्रचलन है पाषाण काल में वो चला आ रहा है। यद्यपि यहाँ पर उन्नत प्रकार के कृषि के साक्ष्य हैं, वस्तु विनिमय के साक्ष्य हैं। आप ऐसा भी लिख दीजिए, यद्यपि जिस प्रकार के व्यापार वाणिज्य का विकास हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है उस प्रकार का विकास यहाँ नहीं है। बस्तियों में भी आप तुलना कर सकते हैं कि बस्तियां जैसे शहरीकरण हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, उस प्रकार का विकास यहाँ नहीं है। गांव पाषाण काल में जो पहली का चरण है नवपाषाण काल में, उसकी तुलना में बड़े गांव हैं ताम्रपाषाण में, और तभी तो आप संक्रमणकालीन अवस्था दिखा पाएंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा धर्म की चर्चा कर दीजिए, धार्मिक जीवन के बारे में, और छोटे छोटे पैराग्राफ आप इसको बना दीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ बना दीजिए। और दूसरे पेज में भी ऐसे काम करेंगे। अंत में आप अपना निष्कर्ष लिख देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। और निष्कर्ष में बताएंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां और आद्यैतिहासिक संस्कृतियां दोनों के मध्य संक्रमण की ओर संकेत करती हैं। सारे उदाहरण लिखते हुए यहाँ पर आप निष्कर्ष में 2-3 बातों का उल्लेख कर दीजिएगा। जैसे आप एक तो लिपि वाली बात का उल्लेख कर दीजिएगा और शहरीकरण वाली बात का उल्लेख कर दीजिएगा। इस तरह से 2-3 बातों का उल्लेख कर दीजिएगा कि पहले की जो परंपरा है उसे कुछ अलग हट करके है ताम्रपाषाण में, लेकिन ऐसा नहीं है जो हड़प्पा में दिखाई देता है। इस प्रकार आप उससे अपनी सहमति व्यक्त कर देंगे। तो ये इस प्रकार से आपको उत्तर लेखन करना है। अगली क्लास में फिर हम आपको यूनिट 3 का कोई प्रश्न लेंगे। अब यूनिट 3 का सिलेबस आपको चैनल पर मिल जाएगा। पूरे सिलेबस को देखेंगे आप, विगत वर्षों के प्रश्नों को आप देखेंगे, विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे, और एक प्रश्न को आप हमारे से पूछेंगे। व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। पहले का नंबर है आपके पास में, दूसरा नंबर एक और लिख लीजिए आप, 9695889700। एक नंबर आपके पास है, एक नंबर और लिख लीजिए, और इस पर आप अपना व्हाट्सएप भेज दीजिएगा उस प्रश्न का, और उसके बारे में हम विस्तार से बातचीत आपसे करेंगे।